अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगले डिसऑर्डर से, दैट इज थैलेसीमिया। इसके बाद हम सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया की क्रॉस भी करेंगे। तो बेटा अगर आपको सिकल सेल एनीमिया समझ आ गया तो ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो कि ये भी कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल या ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। जैसे आपका वो डिसऑर्डर भी कैसा था, ऑटोसोमल रिसेसिव था, वैसे ही ये डिसऑर्डर भी कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो यहाँ पे भी सेम आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्यों है, बिकॉज इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू द प्रोजेनी व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन। अनअफेक्टेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में डिजीज नहीं होता है, लेकिन वो अपनी 50% प्रोजेनी में डिजीज के एलील को ट्रांसफर कर सकता है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये सेम डेफिनेशन है, मैंने इसीलिए कहा था कि अगर आपने एक डिसऑर्डर याद कर लिया तो दूसरा बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेम ही लिखना होता है। ठीक है, अब आता है इसका कोज, कारण क्या है, साथ में कंपेयर भी करेंगे। थैलेसीमिया का कोज क्या है, या तो म्यूटेशन होती है, इधर म्यूटेशन और डिलीशन। वैसे तो जब हमने डिटेल में पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, डिलीशन और इंसर्शन, वो क्या है, म्यूटेशन की ही एक टाइप है, लेकिन एनसीईआरटी ऐसे लिख रही है तो ऐसे याद कर लो। इट इज कॉज इधर ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन। और इस म्यूटेशन और डिलीशन की वजह से क्या हो जाता है बेटा, reduced rate of synthesis of one of the globin chain। यहां पर देखो बेटा, कंपैरिजन करना, जहां सिकल सेल एनीमिया हमने कहा था वहां पे क्या था, क्वालिटी इफेक्ट हो रही थी। क्या इफेक्ट हो रही थी, क्वालिटी। और वो क्वालिटी किस चीज की वजह से इफेक्ट हो रही थी, बीटा ग्लोबिन चेन की क्वालिटी इफेक्ट हो रही थी। और क्योंकि हीमोग्लोबिन बनाने में 2 अल्फा और 2 बीटा यूनिट काम आती है, तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रहा था। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग चीज है, यहाँ पे क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी इफेक्ट हो रही है। क्या इफेक्ट हो रही है, क्वांटिटी। वहां पे तो हीमोग्लोबिन बन उतना ही रहा था, लेकिन एबनॉर्मल बन रहा था। यहाँ पे हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी में चेंज आएगा, रिडक्शन हो जाएगा, क्वांटिटी कम बनाएगा। क्यों कम बनाएगा, वन ऑफ द ग्लोबिन चेन की क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है, मतलब ये अल्फा चेन को भी अफेक्ट कर सकता है और बीटा को भी अफेक्ट कर सकता है। या तो अल्फा चेन की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है, या बीटा चेन की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है, या बोथ, दोनों की भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर अल्फा चेन की प्रोडक्शन कम हो जाए तो उसको हम बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा चेन की प्रोडक्शन कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, और दोनों हो जाए तो अल्फा बीटा वाली दोनों कंडीशंस आ जाएंगी। तो यहाँ पे तो क्वांटिटी इफेक्ट हो रही है, वहां क्वालिटी। वहां सिर्फ बीटा ग्लोबिन चेन इफेक्ट हो रही थी, यहाँ अल्फा भी हो सकती है, बीटा भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकती हैं। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी अल्फा थैलेसीमिया को ऐसे नहीं लिख रही है। वो कैसे लिख रही है, ध्यान से देखना, ए के ऊपर ऐसे ऐसे लाइन खींच रही है, ये थैलेसीमिया। इसका मतलब ही क्या है, अल्फा थैलेसीमिया। और बीटा थैलेसीमिया को लिख रही है, ए के ऊपर ऐसे कैप लगा रही है, ऐसे कैप लगा रही है। ये सिर्फ हाफ पार्ट है इसमें तो, और इसमें पूरी कैप बन रही है, इसको कह रही है बीटा थैलेसीमिया। एक्चुअल में ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बेटा थैलेसीमिया में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी होती है। मैंने एग्जांपल बताया था तुम्हें कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जांपल क्या है, थैलेसीमिया। तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की रिप्रेजेंटेशन है, तो ये से ध्यान रखना, ये भी आपको रिमार्केशन ध्यान रखना है, अल्फा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और बीटा को कैसे। अब देखो, अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड।
अल्फा ग्लोबिन चेन की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है। बेटा अब एक चीज देखो, एक हीमोग्लोबिन बनाने में 2 अल्फा चाहिए, 2 बीटा चाहिए। अब मान लो बीटा ग्लोबिन चेन तो बन रही है 100, लेकिन अल्फा चेन सिर्फ 30 बन रही है। कितनी बन रही है, 30। तो हम हीमोग्लोबिन सिर्फ कितने बना पाए, 15 बना पाए, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन बनाने के लिए 2 अल्फा चाहिए, 2 बीटा चाहिए। हालांकि बीटा ग्लोबिन चेन हमारा पूरा था 25 बन सकते थे, लेकिन बने सिर्फ कितने, 15 बने, सॉरी कितने बने, 15 बने, क्योंकि अल्फा ग्लोबिन चेन हमारे पास कितनी थी, 30 थी। तो अगर चाहे अल्फा चेन कम बने या बीटा चेन कम बने, प्रोडक्शन किसकी रिड्यूस होगी, हीमोग्लोबिन की। तो अगर अल्फा ग्लोबिन चेन की प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाए तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा ग्लोबिन चेन की प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाए तो बीटा थैलेसीमिया। अब हर इफेक्ट के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अल्फा थैलेसीमिया के लिए इट इज कंट्रोल्ड बाय 2 पेयर ऑफ क्लोजली लिंक्ड जीन। 2 पेयर हैं क्लोजली लिंक्ड जीन के। कौन कौन से, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो जीन है HBA1 और दूसरा है HBA2। ये 2 जीन हैं, इन दोनों के फर्दर 2 एलील हैं। तो कितने एलील हो गए, 4। अब जो म्यूटेशन या डिलीशन होता है वो इनमें से 1 से लेकर के 4 तक हो सकता है। या तो कोई एक अफेक्टेड हो, मान लो ये वाला एलील अफेक्टेड हो, या 2 अफेक्टेड हो, या 3 अफेक्टेड हो, या चारों एलील अफेक्टेड हो जाए। तो जो डिफेक्ट आता है, म्यूटेशन या डिलीशन होता है, वो 1 और मोर ऑफ द 4 एलील्स में होता है, क्योंकि हमारे पास 2 पेयर ऑफ जीन है। 2 पेयर ऑफ जीन है, क्योंकि डिप्लॉयड इंडिविजुअल है तो हर जीन की 2 कॉपी है। तो टोटल जीन कितने हो गए, 4। टोटल एलील कितने हैं, 4 है। तो जितने ज्यादा एलील अफेक्टेड होते जाएंगे उतना ही अल्फा ग्लोबिन चेन की प्रोडक्शन और ज्यादा रिड्यूस होती जाएगी, मतलब अल्फा थैलेसीमिया उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये जो जीन है ये लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पे, 16 पे, जबकि सिकल सेल एनीमिया किस पे था, 11 पे। ऐसे ही बीटा थैलेसीमिया के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक ही जीन होता है HBB, और इसके 2 एलील है। तो या तो एक एलील अफेक्टेड होगा या दोनों अफेक्टेड होंगे। तो इसमें भी जितने एलील अफेक्टेड होंगे उतनी ही बीटा ग्लोबिन चेन की प्रोडक्शन रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीटा थैलेसीमिया, और इसके जीन लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम नंबर 11 पे। ध्यान देना, अल्फा थैलेसीमिया के लिए जीन लोकेटेड है क्रोमोसोम नंबर 16 पे, और बीटा थैलेसीमिया के लिए जीन लोकेटेड है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। अल्फा थैलेसीमिया के लिए 2 जीन है HBA1, HBA2, तो इन्हीं के 2 एलील है। तो टोटल हम 4 जीन बोल रहे हैं, लेकिन 4 अलग अलग है, 2 टाइप के जीन है। इसमें HBB जीन है जिसके 2 एलील है। तो जितने ज़्यादा जीन या एलील अफेक्टेड होंगे उतना ही इनकी प्रोडक्शन और ज़्यादा रिड्यूस होती जाएगी। अब एक चीज़ देखो, थैलेसीमिया में भी सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स क्या आएंगे, यहाँ पे भी अनीमिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अनीमिया, क्योंकि यहाँ भी हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है, चाहे अल्फा चेन कम बने या बीटा चेन बने कम बने, अल्टीमेटली किसकी प्रोडक्शन कम हो गई है, हीमोग्लोबिन। और अगर हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाए तो सिम्टम्स क्या आता है, अनीमिया। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि सिकल सेल अनीमिया इस डिसऑर्डर में भी अनीमिया होता है और थैलेसीमिया में भी क्या होता है, अनीमिया होता है। तो फिर हमने इनको 2 अलग अलग डिजीज में क्यों पढ़ा, हमने इनको एक ही डिजीज में क्यों नहीं पढ़ा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, सिकल सेल अनीमिया जो है इसमें क्वालिटी ऑफ हीमोग्लोबिन अफेक्ट होती है, क्वालिटी अफेक्ट होती है, जबकि थैलेसीमिया में क्वांटिटी अफेक्ट होती है। क्या अफेक्ट होती है, क्वांटिटी। दूसरा, इसमें सिकल सेल एनीमिया में सिर्फ हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्ट होती है, जबकि थैलेसीमिया में मे बी अल्फा, मे बी बीटा और मे बी बोथ, दोनों भी अफेक्ट हो सकती हैं। तीसरा क्या आएगा बेटा कि
सिकल सेल अनीमिया के लिए जो जीन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, HbS से। अल्फा थैलेसीमिया के लिए जो जीन है उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं HbA1 एंड HbA2, और बीटा के लिए HbB हम कह रहे हैं, ठीक है। इसके जो जीन है वो तो क्रोमोसोम नंबर 11 पे लोकेटेड है, अल्फा का क्रोमोसोम नंबर 16 पे लोकेटेड है, और बीटा का क्रोमोसोम नंबर 11 पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये है आपका थैलेसीमिया का डिसऑर्डर, बिल्कुल सिंपल। अब मैं इनसे रिलेटेड आपको कुछ क्रॉस करके दिखाती हूँ, ध्यान से देखना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहली क्रॉस देखो, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ sickle cell anemia in the progeny if, दो कंडीशन मैं आपको बता रही हूं। पहली कंडीशन है कैरियर वुमेन मैरिड ए कैरियर मैन, कि एक कैरियर वुमेन जो है वो एक कैरियर मैन के साथ मैरी करी है, क्योंकि सेक्स का तो इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, तो दोनों भी ही इक्वली अफेक्टेड होते हैं। तो बेटा कंडीशन ध्यान से देखो, एक आपको लेनी है मदर, फीमेल, वो मैन होगी, एक आपको लेना है मेल। क्या कह रहे हैं, आपको पता है सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और इसके लिए हमें एलील कौन सा यूज करना है, HbS, और नॉर्मल एलील कौन सा है, HbA। कंडीशन क्या है कि वुमेन है कैरियर का मतलब मैंने क्या बताया था, हेट्रोजाइगस। इसका मतलब वुमेन का जीनोटाइप क्या है, HbA HbS। आपको यही एलील लेने पड़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन कर दिए। अगर कोई ऐसा डिसऑर्डर आ जाए जो आपकी बुक में जिसके एलील मेंशन नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एलील ले सकते हो, लेकिन ऑटोसोम्स के लिए आप X और Y क्रोमोसोम नहीं ले सकते, ये चीज ध्यान रखना। मेल पेरेंट भी कैसे बताया, कैरियर, तो कैरियर बताया तो क्या आएगी कंडीशन, HbA HbS, क्योंकि इसके एलील ऑटोसोम्स पे लोकेटेड है, तो मेल फीमेल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बेटा इसकी प्रोजेनी में पूछ ली कि सिकल सेल एनीमिया की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सिंपल जैसे आप क्रॉस करते थे वैसे ही करना है। सबसे पहले हमें गैमीट बनाने हैं। गैमीट कैसे बनाएंगे, सेग्रीगेशन ऑफ एलील होगा। तो यहाँ पे एक पेयर ऑफ एलील है, H को अलग B को अलग मत लो, ये एक ही एलील है HbA, और HbS दूसरा एलील है। तो जब ये गैमीट बनाएगा तो एक गैमीट में HbA एलील जाएगा और एक में HbS एलील जाएगा। सिमिलरली मेल भी दो टाइप के गैमीट बनाएगा, एक जिसमें HbA एलील गया और दूसरा जिसमें HbS एलील चला गया। तो फिर हम इनकी F1 जनरेशन निकाल लें। कैसे निकालेंगे, मेल के गैमीट टॉप मोस्ट रो में और फीमेल के गैमीट लेफ्ट कॉलम में। तो मेल के गैमीट कौन से हैं, एक तो है HbA और दूसरा है HbS। ऐसे ही फीमेल के कौन से हैं, HbA और HbS। क्रॉस कर लो। पहले मेल फीमेल का पहला एग उठाओ, इसके सामने दो पॉसिबिलिटी हैं। अब करेगा तो मल्टीप्लाई एक के साथ ही, लेकिन पॉसिबिलिटी दो है, या तो इसके साथ फ्यूज कर जाए या इसके साथ। मैंने पहले बताया था चेकर बोर्ड में हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हम ये नहीं बताते कि प्रोजेनी कौन सी बनी है, ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हम ये बता दें। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, HbA HbA। आपको पता है ये डिसऑर्डर नॉर्मल है ना, सॉरी ये डिसऑर्डर रिसेसिव है, और यहाँ पर तो एक भी एलील डिजीज वाला नहीं है, दोनों एलील नॉर्मल है, तो इंडिविजुअल कैसा होगा, नॉर्मल होगा। दूसरे केस में देखो यहाँ जीनोटाइप क्या आएगा, HbA HbS। अब क्योंकि आपका डिसऑर्डर है रिसेसिव, तो रिसेसिव डिसऑर्डर तो अपने आप को तभी एक्सप्रेस करता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कैसी है, हेट्रोजाइगस। तो डिजीज नहीं आएगा, मतलब इंडिविजुअल कैसा होगा, नॉर्मल होगा, लेकिन नॉर्मल के साथ कैरियर कैसा होगा बेटा, कैरियर होगा। अगली अपनी प्रोजेनी में 50% में डिजीज के एलील को ट्रांसफर करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी HbA HbS,
तो ये भी इंडिविजुअल नॉर्मल है लेकिन कैरियर है, काउंट करोगे नॉर्मल में, लेकिन कैरियर अलग से पूछ ले तो फिर आप इसको बताओगे। और यहाँ पे क्या आ गया, HbS। अब यहाँ पे डिजीज्ड एलील होमोजाइगस कंडीशन में आ गया, तो ये इंडिविजुअल कैसा हो जाएगा, सिकल सेल्ड। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सिकल सेल अनीमिया इन द प्रोजेनी, क्या पॉसिबिलिटी है। तो 4 प्रोजेनी में से एक प्रोजेनी कैसी आ रही है, सिकल सेल, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसका पर्टिकुलर नंबर डिवाइड बाई टोटल प्रोजेनी, टोटल कितनी है 4, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो या तो वैसे परसेंटेज में नहीं निकालनी तो हम कह देंगे 1/4 प्रोबेबिलिटी है, अब परसेंटेज में निकालनी हो तो हम कह देंगे 25% प्रोबेबिलिटी है। दूसरी सिचुएशन एक और क्रॉस देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दूसरी स्टेटमेंट सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सिकल सेल एनीमिया इन द प्रोजेनी, लेकिन अब मैं सिचुएशन बदल रही हूं, क्या, ए नॉर्मल वुमन मैरिड ए कैरियर मैन। एक नॉर्मल वुमेन जो है एक कैरियर मैन से मीटिंग कर रही है, ठीक है, उसकी मैरिज हो रही है, तो इसके केस में क्या होगा, वुमेन कैसी है, नॉर्मल, ठीक है, तो कंडीशन क्या आ गई, HbA, ठीक है, HbA, और मेल कैसे है, कैरियर, तो कंडीशन क्या है, HbS। सिंपल गैमीट्स बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं, तो फीमेल ने गैमीट बनाए, सेम बनाए, HbA और HbA, मेल ने भी 2 गैमीट बनाए, HbA HbS। प्रोजेनी निकाल ले, तो मेल के गैमीट टॉप मोस्ट रो में, तो HbA HbS, और फीमेल के HbA HbA। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकाल लो, HbA ये नॉर्मल इंडिविजुअल है, HbA HbS ये नॉर्मल है लेकिन कैरियर है, HbA ये नॉर्मल है, और HbA HbS ये भी नॉर्मल है लेकिन कैरियर है। तो इसने क्या पूछा, सिकल सेल्ड प्रोजेनी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4 में से एक भी नहीं आया, तो 0/4 × 100, तो कितना आ गया, 0%, कि कोई भी प्रोजेनी सिकल सेल्ड नहीं आएगी। लेकिन अगर ये पूछ लेता कैरियर प्रोजेनी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4 में से कितनी कैरियर आ रही हैं, 2 आपकी कैरियर आ रही हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती, 1/2, या हम कह रहे थे 50%। कितनी हो जाती बेटा, 1/2, या हम बोले 50% प्रोबेबिलिटी है। कितनी प्रोबेबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी है। तो ये था बेटा आपका इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब हम एक और डिसऑर्डर ले लेते हैं, छोटा सा ही है, उसकी काफ़ी सारी बातें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। कौन सा डिसऑर्डर मैं बता रही हूँ, फिनाइल कीटोन यूरिया, ये हम प्लियोट्रॉपी में भी पढ़ चुके हैं, इसीलिए बता देती हूँ इसको भी, फिनाइल कीटोन यूरिया, ये आपका अगला डिसऑर्डर आ जाता है। बेटा ये जो डिसऑर्डर है ये भी इनकी तरह ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव है तो कैसे कहोगे ऑटोसोमल रिसेसिव है, वही आंसर, क्योंकि ये प्रोजेनी में ट्रांसफर तब होता है जब दोनों पेरेंट कैसे हों, कम से कम कैरियर हो, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखना, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, क्या, इट इज इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म में बाय बर्थ चेंज होता है, इनबोर्न, बर्थ से ही ये डिजीज होता है, ठीक है, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। और मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, इसलिए ये प्लियोट्रॉपी का भी एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में क्या होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन ऐसे सीक्वेंस में चल रही है, एक सबस्ट्रेट कन्वर्ट हुआ दूसरे प्रोडक्ट में, ये इस केमिकल रिएक्शन में तो प्रोडक्ट का काम कर रहा है लेकिन अगले के लिए सबस्ट्रेट का काम करेगा, फिर इसका प्रोडक्ट यहाँ तो प्रोडक्ट का काम कर रहा है लेकिन अगले के लिए सबस्ट्रेट का काम करेगा। तो अगर इनमें एक में भी म्यूटेशन हो जाए तो उसके आगे वाली सारी की सारी रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, अफेक्टेड हो जाती हैं। तो चेंज तो आया एक ही जीन में लेकिन मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, इसलिए ये किसका भी एग्जाम्पल था,
प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल था। अब मेनली इसका कोज क्या है, जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, थैलेसीमिया में हमने पढ़ा या तो म्यूटेशन या डिलीशन। तो वैसे ही फिनाइल कीटोन यूरिया क्यों होता है, ये भी होता है बेटा, इसका भी कोज है म्यूटेशन। लेकिन म्यूटेशन किस में, म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर एन एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अच्छे से नाम याद रखना इस एंजाइम का, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। बेटा एक चीज ध्यान देना, ये एक जीन है जो इस एंजाइम की प्रोडक्शन करता है, लेकिन सोच के देखो इस जीन में म्यूटेशन होगी। अब म्यूटेशन होगी तो ये म्यूटेशन के बाद इस एंजाइम की प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। और ये एंजाइम किस लिए चाहिए था, ये एंजाइम चाहिए था फिनाइल एलानिन को लीवर के अंदर टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए। किस में कन्वर्ट करने के लिए, ये एंजाइम क्या करता है, इट कन्वर्ट द अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन इन लीवर। अब एक चीज सोच के देखो, ये एंजाइम बना ही नहीं, तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। किस में कन्वर्ट नहीं होगा, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। और अगर फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो या तो फिनाइल एलानिन अक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है, या फिर ये इसमें तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, ये कन्वर्ट हो जाए फिनाइल पायरुविक एसिड और अदर डेरिवेटिव्स में, में। तो अगर ऐसा होता है कि फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो या तो वो अक्यूमुलेट होगा या फिर वो फिनाइल पायरुविक एसिड या दूसरे डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, ये मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है। क्या कॉज करता है, मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है। ये ब्रेन को अफेक्ट करता है। और एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये इनबॉर्न एरर है, लेकिन बर्थ के टाइम पे जो बेबी होता है वो नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन फ्यू वीक्स के अंदर ही, कुछ ही वीक्स के अंदर उसकी बॉडी में फिनाइल एलानिन का लेवल 30 से 45 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। सिर्फ कुछ वीक्स के अंदर ही उसकी बॉडी में फिनाइल एलानिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और 6 महीने तक जब बच्चा होता है तो 6 महीने तक तो एलानिन इतना अक्यूमुलेट हो जाता है कि वो मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है। क्या कॉज करता है, मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट था तो डायरेक्टली तो वो इसके लिए कॉर्ड कर रहा था, लेकिन ये एंजाइम नहीं बना तो इसका कन्वर्जन नहीं हुआ, इसका कन्वर्जन नहीं हुआ तो इसने मेंटल रिटार्डेशन कॉज कर दी, किसी और मेटाबॉलिक पाथवे को भी अफेक्ट कर दिया। तो इसकी वजह से रिड्यूस्ड हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन और हेयर पिगमेंटेशन भी क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी। अब क्योंकि एक ही जीनोटाइप, एक ही जीन मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर रहा था, इसलिए इसको हमने कहा था कि ये किसका एग्जाम्पल है, प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, ये तीनों के तीनों जो डिसऑर्डर हैं ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसे डिसऑर्डर है बेटा, ऑटोसोमल रिसेसिव। सिकल सेल एनीमिया के लिए जो एलील था वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे लोकेटेड था। ध्यान रखना, सिकल सेल एनीमिया का एलील कहाँ लोकेटेड है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे। थैलेसीमिया का अल्फा का क्रोमोसोम नंबर 16, बीटा का क्रोमोसोम नंबर 11 और फिनाइल कीटोन यूरिया का लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 12 पे। मतलब ये भी ऑटोसोमल है क्योंकि पहले 22 पेयर ऑटोसोम के हैं।
सिकल सेल अनीमिया का कॉज होता है सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन। थैलेसीमिया का कॉज होता है या तो म्यूटेशन या डिलीशन। फिनाइल कीटोन यूरिया का भी कॉज होता है म्यूटेशन, लेकिन किस में म्यूटेशन? यहाँ तो क्वालिटी चेंज होती है किसकी? बीटा ग्लोबिन चेन की। यहाँ क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है किसकी? या तो अल्फा चेन की या बीटा चेन की। और फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर क्या होता है बेटा? उस जीन में म्यूटेशन आ जाती है जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के लिए कोड करता है। मतलब अगर म्यूटेशन हो जाएगी तो वो जीन अब इस एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ये एंजाइम किस लिए चाहिए था बॉडी को? फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर इस जीन में म्यूटेशन होगी तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से या तो फिनाइल एलानिन बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा या फिर वो फिनाइल पायरुविक एसिड और दूसरे डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाता है? सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होती है और हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन रिड्यूस हो जाती है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। तो इसमें तो बस इतना ही था।